हैं आप सभी का स्वागत है स्टडी टू सिलेक्शन 24/7 पर। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट पर लागू होता है। दोस्तों वह किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप पीसीएस, यूपीएससी, नीट, 12th हो, बोर्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कम समय में, कम डेज़ में आप कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, कुछ आपको ऐसे फार्मूले बताऊंगा, कुछ मैं आपको ऐसे टाइम टेबल बताऊंगा दोस्तों कि आपका कम से कम कितना भी कम हो। मैं यहाँ तक दावा कर सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, 40 दिन है, अगर 10, 15, 20, 30 दिन, मैक्सिमम 40 दिन, अगर इतना दिन भी है तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों तो यह वीडियो आप सभी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, पीसीएस, बोर्ड, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि यह वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है दोस्तों, जो ये चाहते हैं दोस्तों कि कम से कम समय में अपना एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं वो किस तरीके से पढ़ा जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, हर एक चीज़ पे बात होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहला हम मानते हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जो है, मान लीजिए कि 30 दिन है, ठीक है। एक मोटे मोटे तौर पे मानते हैं कि आपका एग्ज़ाम आज से 30 दिन बाद है, ठीक है। और आप लोगों ने कुछ विशेष, कुछ ज़्यादा खास पढ़ा नहीं है, ठीक है। आपकी पढ़ाई हुई है लेकिन नॉर्मल हुई है, ज़्यादा आप लोगों ने उस एग्ज़ाम के बारे में ध्यान नहीं दिया। और अब आपका पेपर 30 दिन बाद होने वाला है, लेकिन अब आप क्या करें, ऐसे क्या क्या चीज़ करें कि जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है, मैं कई पॉइंट बताऊँगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आता है कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आपका 30 दिन है, एक मिनट जाइए, 30 डेज़ है, ठीक है। ओके 30 डेज़ है मान लीजिए किसी भी एग्जाम में। एक बात बता रहे हैं, और जो मैं फार्मूला बताऊंगा वो 30 डेज़ हो या 10 डेज़ हो या फिर 20 या 40, कोई भी डेज़ हो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम मान रहे हैं सिर्फ 30 दिन यानी कि 30 डेज़। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। ठीक है, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, मैं अब बताने जा रहा हूँ। पहले यहाँ लिख देता हूँ 30 डेज़ की, आपको मालूम तो रहे कम से कम। अब सबसे पहला पॉइंट आपको दोस्तों ये करना है ना कि सबसे पहला मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ PYQ। PYQ मतलब है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी में कहूँ तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग बताते हैं, ये तो मुझे पता है कि PYQ सॉल्व करना चाहिए। लेकिन दोस्तों PYQ क्यों सॉल्व करना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न मैं अगर बताऊंगा ना तो आप आज ही से तुरंत PYQ ही सॉल्व करेंगे। रीज़न सुनना ध्यान से दोस्तों। जब आप PYQ किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम में दावा कर सकता हूँ, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या पीसीएस हो या बोर्ड एग्जाम हो, क्लास 10th हो, 12th हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी, कोई भी एग्जाम दोस्तों, PYQ अक्सर PYQ जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो टीचर होते हैं वो हमेशा आपको कहते हैं कि आप PYQ पर ध्यान दीजिए। अब क्यों ध्यान दीजिए, इसके पीछे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान देना। सबसे पहला क्या करना है आपको कि कम से कम, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कह लीजिए 5 से 6 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल, 10 से 12 साल, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कर सकते हो, कम से कम 10 साल आपको PYQ किसी भी एग्जाम का लेना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। 10 साल मान के चलिए, 10 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 2-4 साल ऊपर नीचे, लेकिन 10 साल आप मान के चलिए कि आपको PYQ जो है पेपर दोस्तों सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों सॉल्व करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, ध्यान सुनना, ठीक है। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या आपका फ़ायदा होगा। फ़ायदा नंबर 1 होगा दोस्तों, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम ये जो आप देने जा रहे हो, इसमें दोस्तों क्वेश्चन यानी कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, सबसे पहली चीज़ आपको वो मालूम होगा, ठीक। पॉइंट नंबर दोस्तों ये पता होगा कि एग्ज़ाम का या क्वेश्चन को सेट करने का आखिर पैटर्न क्या है, ठीक है। नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से सेट किया जाता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए 1 से लेकर मान लीजिए 100 क्वेश्चन किसी भी पेपर में होते हैं, तो जब स्टार्टिंग पेपर होता है तो पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, क्या पेपर पहले हार्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं या फिर हार्ड कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन को सेट करते रहोगे, एक चीज़ ध्यान देना, मान लीजिए आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपका कोई भी एग्जाम एकदम नया है, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं,
लेकिन आपने 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, तो आपको कहीं ना कहीं इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं 10 साल समझो एग्जाम दे चुके हो, 10 बार एग्जाम दे चुके हो, क्योंकि आपने 10 साल का वही एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लियो हो ना, आपको तो आइडिया हो गया है। ठीक है, आपको अगर बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, तो कहीं ना कहीं उस एग्जाम का आपने 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपको 10 टाइम ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। अब ध्यान देना इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 साल का 10 पीवाईक्यू। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये पता होगा दोस्तों कि सवाल या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर 2 होगा दोस्तों, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का आखिर पैटर्न क्या है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। नंबर थ्री में दोस्तों आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है हमेशा पीवाईक्यू सॉल्व करते समय कि उसमें कॉमन क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यानी हर साल, जैसे कि मान लीजिए आपने पीवाईक्यू स्टार्ट किया 1 साल से और 10 साल तक आ रहा है, तो उसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आखिर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जो कॉमन क्वेश्चन है उसको आपको अंडरलाइन करना है या फिर किसी पेज पर लिख लेना है। ठीक है, अब नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ये ध्यान देना दोस्तों, एक चीज़ पर इस फोकस करना है कि कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक पर इन 10 सालों में ज़्यादा फोकस किया गया है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन चीज़ों को गौर करेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट या कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उस टॉपिक को आपको एक पेज पर लिख लेना है और उसको जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर जब आप देखो क्या होगा ना, जब आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि मैं ये जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तब जब आगे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग या फिर कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे कभी, तो आपका दिमाग या मतलब दिमाग ब्रेन वहीं पर स्ट्राइक करेगा, आपको वहीं हिंट दे देगा कि ये इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है। और कोई भी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करें दोस्तों, तो हमेशा उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़े। ठीक है, क्या पढ़े? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। ठीक है, अब मान लीजिए इसका आंसर सही जाता है ए वाला। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अब पीवाईक्यू जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं वो लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़े, इसका आंसर ये हो गया, लगा दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है। अब आपको ध्यान सुनना है, एक क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, उसमें अगर ये ऑप्शन सही है और जो बी है, डी है और सी है, दोस्तों जाहिर सी बात है ये भी किसी ना किसी क्वेश्चन से तो लिंक होगा ना। यानी एक क्वेश्चन आपको मिला, उसके साथ 3 क्वेश्चन और मिल गए, बी वाला, डी वाला, सी वाला। अब आपको एक्सप्लेनेशन में ये जानना है कि आखिर बी डी सी है क्या, या अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है उसमें सही तरीके से, तो आपको गूगल पे या फिर अपने जो आपका सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है कि ये इसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा कि आप जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ 3 क्वेश्चन आपके और सॉल्व होंगे। यानी कि अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू में, तो आपका मान के चलिए 350 से 400 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना कुछ करना है, ये आसान है, हार्ड कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट का बुक लेंगे या फिर कोई भी आप पीवाईक्यू का बुक लेंगे दोस्तों, तो उसमें पीछे ये हमेशा एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का, हर एग्जाम का, तो उसमें ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना, पीवाईक्यू सॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंस और होता है दोस्तों। क्या होता है? इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब आप पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो जो भी क्वेश्चन होता है वो 50 to 60% हमेशा वही होता है। जैसे कि मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री 8057। ठीक है, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन पिछले 2-4 साल पहले पूछ लिया गया, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब सब्जेक्ट जो है ना कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, साइंस, इन सब सब्जेक्ट काफ़ी हद तक एक होते हैं। बस क्वेश्चन देखो, अब एक बात बताना हमें कि अगर हमारे देश को 1947 में अगर आज़ादी मिली, ठीक है, तो 1947 में ही मिली ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया इससे रिलेटेड तो अगली बार एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा देंगे, थोड़ा सा वर्ड शब्द को घुमा फिरा देंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका 50% सिलेबस आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आगे रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहेंगे, तो आपको आने वाले एग्जाम में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। अब मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको 30 दिन को कैसे डिवाइड करना है, 24 घंटे को कैसे डिवाइड करना है, हर एक चीज़ बताऊंगा, बस लास्ट तक देखना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। अब हम लोगों ने बात
किया पॉइंट नंबर 1 में पीवाईक्यू के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या क्या होता है। अब पॉइंट नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको अपने साथ रखना है। ये पीवाईक्यू दोस्तों अलग हो गया, ये तो आपको 10 सालों को सॉल्व ही करना है। अब आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। अगर एक प्रैक्टिस सेट में मान लीजिए किसी भी एग्जाम में अक्सर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 यानी कि 1000 क्वेश्चन इसका हो गया। अब ध्यान देना, आपको इतना बेहतरीन मैं ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को देंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहला पीवाईक्यू जान चुके, दूसरा आ जाता है दोस्तों प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। 10 प्रैक्टिस सेट, अगर मान लीजिए एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन, तो आपका 1000 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत एक चीज़ बात ये आती है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँ, तो क्या कोई दिक्कत है? तो भैया सुनो ध्यान से, अगर आप वीडियोज़ में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो ये प्रॉब्लम है क्योंकि अक्सर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, वो हार्ड कॉपी होते हैं, यानी कि आपको पेपर मिलता है और आपको उसी पेपर में OMR सीट पे मतलब ऐसे फिल करना होता है, ठीक है। अक्सर मतलब ज़्यादातर एग्जाम 80 to 90% एग्जाम इंडिया में लगभग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस सेट का हार्ड कॉपी या कोई बुक लेके आते हो, या फिर कोई आप प्रैक्टिस सेट या फिर कोई आप प्रीवियस ईयर का बुक लेके आते हो, उससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आप वीडियोस में जो चीज़ आप 5 घंटे में पढ़ोगे, वो आप प्रैक्टिस सेट के बुक में 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर लोगे। वीडियोस से अगर आप पढ़ रहे हो ज़्यादा, तो आपको थकावट भी महसूस होगा। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आपको पहली चीज़ थकावट महसूस नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। आपको कभी भी वीडियोस से, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट ना सॉल्व करें तो ही अच्छा है। हाँ, अगर आपके पास उस समय मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है, या फिर उस आपके पास मान लीजिए कि उस समय पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप जाहिर सी बात है कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक की व्यवस्था है, पैसे की व्यवस्था है, तो ज़रूर आप सिर्फ और सिर्फ बुक का ही फॉर्म लीजिए, मतलब बुक का ही प्रैक्टिस सेट या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल हर एक चीज़ इंक्रीज होता है। जब आप यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर आप कंटिन्यू 3 से 4 घंटा 5 घंटा नहीं पढ़ सकते। 1 डेढ़ घंटा पढ़ेंगे, वहाँ पर नीचे कोई वीडियो आएगा, आप उसको जाके क्लिक कर देंगे, या फिर वीडियोस पढ़ रहे हैं आप, तो कोई अगर ऐड आ गया, किसी मूवी का ट्रेलर आ गया, आप देख रहे हैं, फिर आपका मन करेगा यूट्यूब पर घुस जाएंगे, कब 3-4 घंटे चले जाएगा कोई मतलब कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको। तो कोशिश करना है कि आपको बुक से ही सारा कुछ पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, या आपको लगता है कि मतलब मुझे मतलब कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट हो, जैसे आपका सिलेबस आपको लग रहा, जाहिर सी बात है जाकर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका नंबर 2 टॉपिक, यानी कि प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, नंबर 3 पे आता है दोस्तों, आप जब भी टेबल पे बैठे या स्टडी टेबल पे या लाइब्रेरी में कहीं पे बैठे, तो दोस्तों आपको अपना फ़ोन जो है ना, फ़ोन, एक चीज़ देखो, फ़ोन से इंसान ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जबकि लैपटॉप से नहीं डिस्टर्ब होता है। उसके पास इसके पीछे रीज़न है, उसके ये सब रीज़न फिलहाल हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको क्या करना है कि फ़ोन जो है, आपको फ़ोन हमेशा हमेशा अपने टेबल से दूर रखना है। ऐसी जगह रखना है, जैसे मान लीजिए कोई एक बुक है, तो बुक के नीचे उसको रख दो कि आपका ध्यान दिमाग वहाँ पर ना जाए। और आप अपने दिमाग में एक टारगेट ये गोल कर लो कि मैं 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, नहीं 50 तो ज़्यादा कम हो गया, फिलहाल 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद ही फ़ोन छूँगा, ठीक है। उसको बाद ही मैं फ़ोन को टच करूँगा। जब आपके दिमाग में ये चलेगा ना कि मुझे 100 क्वेश्चन करने, उसके बाद ही फ़ोन को टच करना है, तो जब आप 100 क्वेश्चन को कर लेंगे सही तरीके से, जब आप उस फ़ोन को टच करेंगे, तो आपके दिमाग में उसमें यही चलता रहेगा कि नहीं यार, मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, फ़ोन तो बाद में चला लूँगा। क्योंकि आपके दिमाग में जो बुक आपने खोला है, जो बुक आपने पढ़ रहे हो ना, उसमें कंसंट्रेशन आपका उस समय लेवल हाई हो चुका है, आपका दिमाग सारा बुक में जा चुका है। आपका फ़ोन जो है, आप वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, फ़ोन मुझे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये मतलब इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आपको फ़ोन अपने टेबल से दूर रखना है, और अपने आसपास जो दोस्तों टेबल है, खास तौर पर टेबल, उस पर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? अब आपका अगर टेबल है दोस्तों, तो उसमें टेबल में सिर्फ वही बुक रखें, वही डॉक्यूमेंट्स रखें जो उस वक्त आपको पढ़ना है या फिर उस दिन आपको पढ़ना है। फालतू का बहुत ज़्यादा बुक मत रखा करो, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल इधर उधर हो जाता है, सही से आप कोई चीज़ पढ़ नहीं पाते हो, और एक चीज़ पढ़ोगे फिर कहोगे कि ये भी लाओ मैं पढ़ लेता हूँ। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। अब ये सब पॉइंट हो गया कि कैसे क्या करना है। और एक पॉइंट और है दोस्तों कि जब आप 30 दिन आपके पास एग्जाम के हैं, तो आपको उस समय कोई ऐसे दोस्त से नहीं मिलना है या फिर ऐसे लोगों से नहीं मिलना है जो टॉक्सिक हो, यानी कि जो निगेटिविटी जिनके अंदर हो, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है, एकदम दूर रहना है, ठीक है। जो कोई ऐसा कह दे कि यार क्या एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम नहीं होता है लोगों का, ये वो, ऐसे लोगों से आपको एकदम दूर रहना है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ लग गया ना कि एग्जाम से कुछ नहीं होगा, फिर आपके पास 30 दिन क्या 30 साल हो, 3 साल हो, आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। क्योंकि जब दिमाग में और अपने दिल से, मन से अगर आप हार चुके हो, तो हार चुके हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि अपने
डेज को कैसे डिवाइड करें, मेन फार्मूला तो दोस्तों ये है, ठीक है, डेज को कैसे डिवाइड करें। अब मान लेते हैं आपके पास 30 डेज है, ठीक है। अब मेरे पास दोस्तों इसका एक फार्मूला है जो मैंने खुद बनाया है, ठीक है। हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कितना भी दिन हो, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 10 दिन है, 8 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन है, 14 दिन है, कोई इतना भी दिन हो, आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, 30%, 40% और 30%, और 30% में भी 20% और 10%। अब ये क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो कोई दिक्कत है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपके पास 30 दिन है। अब यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको बढ़िया समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 30 डेज, नहीं माफ़ करिए 30%, 30 का, यानी कि 30 का 30% कितना हुआ, 9 डेज, ठीक है। यहाँ पे ये बात होगा कि आपको इन 30 दिन में क्या क्या करना है। अब 40% था ना वहाँ पर, तो इसका हो गया 12 डेज, ठीक है, लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अब कितना बचा, 30 डेज, माफ़ करिए 30%, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 डेज। अब मैंने अभी क्या बात किया कि इसको भी 10 और 20 में डिवाइड करना है, 10% 20% में, तो इसका कितना हो गया, 6 डेज और 3 डेज। अब ध्यान सुनना, इन 9 डेज़ में आपको क्या करना है। 9 डेज़ में दोस्तों अब यहाँ से आपका मुद्दा शुरू होता है, खेल शुरू होता है। मान लीजिए किसी एग्जाम में 30 दिन है, अब आपको 9 दिन में क्या करना है, 12 दिन में क्या करना है, इन 9 दिन में क्या करना है, और इन 9 दिन के 3 दिनों में और 6 दिनों में क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों 9 दिनों में, स्टार्टिंग का 9 दिन, उसमें क्या करना है, आपको PYQ सॉल्व करना है। क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। क्या सॉल्व करना है, PYQ ही सॉल्व करना है। साथ ही साथ ध्यान देना, साथ ही साथ देखो PYQ जो आप सॉल्व करेंगे उसमें जो आपको ऐसा लगता है ना कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आप भूल जाते हो, उसको आपको एक पेज में उसको नोट कर लेना है। जैसे ठीक है, देखो MCQ है, कोई क्वेश्चन आप भूल जाते हो अक्सर, उस चीज़ को नोट कर लेना है, ठीक है। PYQ सॉल्व करना है विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान देना। उसके साथ साथ जो आपका कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए देखिए कोई ना कोई सब्जेक्ट थोड़ा बहुत तैयारी होगा ना, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट अगर आपका तैयार है तो उसको साथ में रिवीजन जरूर करना, ठीक है, रिवीजन जरूर करना, ठीक है। इन 9 डेज में रिवीजन उसको करते रहना, थोड़ा बहुत करते रहना, 2 घंटे 1.5 घंटे, लेकिन रिवीजन करते रहना। और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है कि डिफ़िकल्ट, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि ये मेरा नहीं तैयार है और मैं तैयार नहीं करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, डिफ़िकल्ट जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट, उसमें से दोस्तों आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन, देखो आप सब चीज़ तो आप पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो ना कि कुछ टॉपिक का कुछ क्वेश्चन आपको ये मालूम होगा ना कि ये आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, हर टॉपिक तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आप अपने पेज पर लिख लेना है। क्यों लिखना है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप एक दिन में 6-7 क्वेश्चन ही लिखते हैं, 6-7 या 5 क्वेश्चन लिखते हैं एवरेज, तो 9 डेज में कितना हुआ, 45 to 50 क्वेश्चन आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का किसी पेज में लिख लिया है, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो आपको याद भी होगा, ठीक है। अब क्या करना है, 9 डेज में PYQ सॉल्व करना है, इसका भी एक छोटा मोटा नोट्स बनाना है, वो नोट्स बनाना जो अक्सर आप भूल जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है, और आपको साथ में ऐसे सब्जेक्ट का रिवीजन करना जो आपको सही ठीक ठाक तरीके से तैयार हो। और साथ में क्या करना है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है, जो आपको पढ़ने का मन नहीं है या फिर पढ़ने का समय नहीं है, उसका आपको रोज़ 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन MCQ जो भी चीज़ें हैं उसको आपको लिख लेना है। क्यों, क्योंकि आपको लगता है ये पूछा जा सकता है, ऐसा खुद के कॉमन सेंस है। अब आ जाइए, एंट्री कीजिए 12 डेज में। इसमें क्या करना है आपको, इसमें स्टार्ट कर देना है आपको प्रैक्टिस सेट। इस वाले दिन में दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे सिर्फ PYQ सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाइए, आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको बार बार लगता है पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आप भूल जाते हैं, उसको एक पेज पे लिखते रहना है, ठीक है। अब क्यों लिखना है, अभी सब बातें हो जाएंगी क्लियर। साथ ही साथ जो आपने नोट्स बनाया था ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का, यहाँ ये वाला, इसको आपको रिवीजन करते रहना है, और यहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आपने नोट्स बनाया है वही पढ़ना है, ठीक है। यानी कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो था यहीं से खत्म हो जाता है, सिर्फ इसका नोट्स जो आप 40, 45, 50 क्वेश्चन जो भी बनाया आपने, उसको रिवीजन करते रहना है रोज़ आधे 1 घंटे, ठीक है। अभी ये भी बताऊंगा कि हर घंटे को कैसे यूज़ करना है, ठीक, एवरीडे इसको मतलब पढ़ते रहना, ठीक। और साथ ही साथ क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट जो ठीक ठाक तैयार था उसका रिवीजन करते रहना है। अगर आपका नोट्स नहीं है तो एक शॉर्ट नोट बना सकते हो, साथ ही साथ रिवीजन करते रहना, ठीक है। और PYQ जो है यहाँ से जो आप लोगों ने बढ़िया से सॉल्व किया था, इसका भी आपको देखना है, पलटना है, रिवीजन करना है, और जो टॉपिक मैंने बताया था जो आप भूल जाते हैं अक्सर, उस चीज़ का भी रिवीजन साथ में करते रहना, ठीक है। अब एंट्री कीजिए इन 9 डेज में, ठीक है। अब इन 9 डेज में क्या करना है आपको,
इन 90 डेज़ में दोस्तों आपको करना है कि प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों उसको तो सॉल्व ही करना है, ठीक है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अब आपको यहाँ करना है सिर्फ रिवीजन। रिवीजन में क्या है, रिवीजन में दोस्तों ये है जो आपने पीवाईक्यू से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक पेज में लिखे हुए थे, जो आप अक्सर भूल जाते थे, ठीक है, उस चीज़ को रिवीजन करना है। अब पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं कर देना कि एकदम पीवाईक्यू पर ही फोकस करना, ना, अब उसका रिवीजन आपको करते जाना है, ठीक है, और साथ ही साथ अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और उसको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों आपको, एक साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया ना घोच पोच। अब क्या करना है इन 9 डेज़ में, इन 9 डेज़ में क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करते रहना है और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, उसका भी रिवीजन करते रहना है। नोट, शॉर्ट नोट एक बनाना है। बहुत सारे लोगों के थ्रू आप लोगों ने सुना होगा कि अब एग्जाम के पहले नोट्स ना बनाओ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं भाई। 9 डेज़ में अभी आपको मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कहेंगे कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। अब 9 डेज़ जो है उसमें से 6 दिन में क्या क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करना है और पीवाईक्यू का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लिखा उसको पढ़ना है और डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो आपने एक पेज में लिखा था उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अब इसको जो भी शॉर्ट नोट बनाना है इन 6 दिन में और अच्छे तरीके से बना लो, क्योंकि आप अक्सर जो भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करो उस कॉन्सेप्ट को। अब 3 डेज़ जो है दोस्तों यहाँ पर आप सब कुछ छोड़ दो। अब जो 3 डेज़ बचा यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करना, नो शॉर्ट नोट, नो एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो छूट गया वो छूट गया, जो आपके पास शॉर्ट नोट बचा, जो आपको लगता है कि मैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, उसको सिर्फ रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है बस, ठीक है। आप इतना कर रहे हो ना किसी भी एग्जाम के लिए तो आपके लिए बेस्ट है, आपको ज़्यादा दौड़ भाग सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं कि अपने 24 घंटे को कैसे डिवाइड करें, ठीक है। मैंने तो बोल दिया कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने तो बोल दिया लेकिन पढ़ेंगे कैसे 24 घंटे में। 24 घंटे का दोस्तों आपको ऐसे डिवाइड करना है 8, 10, 6, ठीक है, 8, 10, 6, या और इसका एक और है, इसको कर सकते हो 9, इसको भी 9 कर सकते हो। 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, या फिर आप 9 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे। अब 9 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, या फिर 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे का क्या रीज़न है। आपको दोस्तों 8 घंटे सोना है या फिर 9 घंटे सोना है। अच्छा, वो लोग कह रहे होंगे कि सर 9 घंटा ज़्यादा हो गया, 8 घंटा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों नहीं ज़्यादा है, ध्यान सुनना। 8 घंटे सोने का मतलब ये हुआ दोस्तों, हम 8 ही घंटे को लेकर चल रहे हैं। अगर कोई 9 कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर 10 बजे रात को अपने बेड पर जाते हैं, ठीक है, तो सुबह 6 बजे तक, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जब बेड पर जाते हैं तो 1-1.5 घंटा वो सिर्फ मोबाइल ही चलाते हैं। अब वो आपकी मर्जी, मोबाइल चला रहे हो या सो रहे हो। 10 बजे रात को आपको जाना है बेड पर, 6 बजे सुबह उठना है। अब सुबह आप रात को नींद सोए हैं या नहीं, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने फ़ोन क्यों चलाया। 10 बजे अगर आप बेड पर जाते हैं तो 6 बजे या उससे 10-15 पहले आपको उठ जाना है तुरंत, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब 10 घंटे, देखो एग्ज़ाम है पास में, अब अगर आप 5-6 घंटा पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये भी आपको पता है। अब 10 घंटे आपको पढ़ाई करना है। अब 10 घंटे एक साथ थोड़ी ना पढ़ाई करना है। इसका भी है कि कब का पढ़ाई करना है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए। फिलहाल आपको 10 घंटे करना है, स्टडी करना है। अब क्या करना है, स्टडी में किस तरह करना है, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन एक पेज में नोट कर लेना, या फिर जो भी नोट्स आपको लगे एक शॉर्ट नोट बना लेना है। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो नोट्स बना लेना, जो मैंने बताया था ना उसका यूज़ यहाँ होने वाला है। जब आप स्टडी टेबल पर बैठे तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो आप बैठेंगे ना एक सेटिंग में, ठीक है। जब आप टेबल से उठें तो आप एक काम करिए, एक पेज पर ले लीजिए, वहाँ पर 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लिख लीजिए। वो क्वेश्चन जो आप अक्सर भूल जाते हैं, जो भी मैंने बात किया ना पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट या फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो भूल जाते हैं, जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप लिख लीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठें, उसके जब आप पढ़ने के बाद जब आप उठें तो आप पूरे दिन में कोशिश करिए कि 20 क्वेश्चन आपका होना चाहिए, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, एक पेज पर। अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब जो 6 घंटे और बचे जो मैंने बात किया था, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप खाना खाते होंगे। अगर बहुत सारे बच्चे जो बाहर होंगे वो खुद खाना बनाते होंगे, आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, थोड़ा बहुत घूमते टहलते होंगे पार्क में, जो भी है अदर एक्टिविटी जो भी आप करते होंगे। अब क्या करना है, जो पेज है बेटा, उस पेज को क्या करना है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन जो आप अक्सर भूल जाते हैं, अपने कोड वर्ड में लिखिए, एकदम बड़ा नोट्स मत बनाइए, कोड वर्ड में जो आपको लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ। जब आप खाना खाते हो या खाना बनाते हो या 10-20 मिनट घूम रहे हो, टहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस दौरान आपको ऐसे पेज हाथ में लिए रहना है। ऐसे ही बात कर रहे हो दोस्तों से, ऐसे थोड़ा बहुत देखते रहना है, या फिर आप मान लीजिए मार्केट में जा रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, पेज हाथ में हो, थोड़ा बहुत ऐसे देखते रहो। तो ये मान के चलिए अगर आप 15 क्वेश्चन ही इस तरह याद कर लेते हैं, अगर आपके पास 30 दिन है तो 15 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450, 450, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तब 450 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको बिना मेहनत किए आपका अपने आप ही तैयार रहेगा। यानी कि जो कोई भी बच्चा एग्जाम देगा उससे आप 450-500 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा तैयार ही रहेगा। तो ये होता है दोस्तों प्लानिंग।
ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब ये तो था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी चीज़ की, सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो आप अपना ये बता दीजिए कि आप कौन से क्लास में हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ बता दीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बन जाएगा, ठीक है, कि आप क्या क्या करते हैं। क्योंकि जब मुझे मालूम होगा ना कि आप इतना घंटा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसी के हिसाब से टाइम टेबल बन जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।